राज्य भक्त मुंशी प्रेमचंद। संध्या का समय था। लखनऊ के बादशाह नासिरुद्दीन अपने मुसाहबों और दरबारियों के साथ बाग की सैर कर रहे थे। उनके सिर पर रत्न जटित मुकुट की जगह अंग्रेजी टोपी थी। वस्त्र भी अंग्रेजी ही थे। मुसाहबों में 5 अंग्रेज थे। उनमें से एक के कंधे पर सिर रखकर बादशाह चल रहे थे। 3-4 हिंदुस्तानी भी थे। उनमें से एक राजा बख्तावर सिंह थे। वह बादशाही सेन के अध्यक्ष थे। उन्हें सब लोग जनरल कहा करते थे। वह अधेड़ आदमी थे। शरीर खूब गठा हुआ था। लखनवी पहनावा उन पर बहुत सजता था। मुख से विचारशीलता झलक रही थी। दूसरे महाशय का नाम रोशनुद्दौला था। यह राज्य के प्रधानमंत्री थे। बड़ी बड़ी मूंछें और नाटा डील था जिसे ऊंचा करने के लिए वह तनकर चलते थे। नेत्रों से गर्व टपक रहा था। शेष लोगों में एक कोतवाल था और 2 बादशाह के रक्षक। यद्यपि अभी 19वीं शताब्दी का आरंभ ही था, पर बादशाह ने अंग्रेजी रहन सहन अख्तियार कर ली थी। भोजन भी प्रायः अंग्रेजी ही करते थे। अंग्रेजों पर उनका असीम विश्वास था। वह सदैव उनका पक्ष लिया करते थे। मजाल न थी कि कोई बड़े से बड़ा राजा या राजकर्मचार किसी अंग्रेज से बराबरी करने का साहस कर सके। अगर किसी में यह हिम्मत थी तो वह राजा बख्तावर सिंह थे। उनसे कंपनी का बढ़ता हुआ अधिकार न देखा जाता था। कंपनी की उस सेना की संख्या जो उसने अवध के राज्य की रक्षा के लिए लखनऊ में नियुक्त की थी दिन दिन बढ़ती जाती थी। उसी परिणाम से सेना का व्यय भी बढ़ रहा था। राजदरबार उसे चुका न सकने के कारण कंपनी का ऋणी होता जाता था। बादशाही सेना की दशा हीन से हीनतर होती जाती थी। उसमें न संगठन था न बल। बरसों तक सिपाहियों का वेतन न मिलता था। शस्त्र सभी पुराने थे। वर्दी फटी हुई। कवायद का नाम नहीं। कोई उनका पूछने वाला न था। अगर राजा बख्तावर सिंह वेतन वृद्धि या नए शस्त्रों के नद में कोई प्रयत्न करते तो कंपनी का रेजिडेंट उसका घोर विरोध और राज्य पर विद्रोहात्मक शक्ति संचार का दोषारोपण करता था। उधर से डांट पड़ती तो बादशाह अपना गुस्सा राजा साहब पर उतारते। बादशाह के सभी अंग्रेज जब मुसाहब राजा साहब से शंकित रहते और उनकी जड़ खोदने का प्रयास किया करते थे। पर वह राज्य का सेवक एक ओर अवहेलना और दूसरी ओर से घोर विरोध सहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करता जाता था। मजा यह कि सेना भी न से संतुष्ट न थी। सेना में अधिकांश लखनऊ के शोहदे और गुंडे भरे हुए थे। राजा साहब जब उन्हें हटाकर अच्छे अच्छे जवानों की भर्ती करने की चेष्टा करते तो सारी सेना में हाहाकार मच जाता। लोगों को शंका होती कि यह हर राजपूतों की सेना बनाकर कहीं राज्य ही पर तो हाथ नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए मुसलमान भी उनसे बदगुमान रहते थे। राजा साहब के मन में बार बार प्रेरणा होती कि इस पद को त्याग कर चले जाएं, पर यह भय उन्हें रोकता था कि मेरे हटते ही अंग्रेजों की बन आएगी और बादशाह उनके हाथों में कठपुतली बन जाएंगे। रही सही सेना के साथ अवध राज्य का अस्तित्व भी मिट जाएगा। अतएव इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी चारों ओर से वैर विरोध से घिरे होने पर भी वह अपने पद से हटने का निश्चय न कर सकते थे। सबसे कठिन समस्या यह थी कि रोशनुद्दौला भी राजा साहब से खार खाता था। उसे सदैव शंका रहती कि यह मराठों से मैत्री करके अवध राज्य को मिटाना चाहते हैं। इसलिए वह राजा साहब के प्रत्येक कार्य में बाधा डालता रहता था। उसे अब भी आशा थी कि अवध का मुसलमानी राज्य अगर जीवित रह सकता है तो अंग्रेजों के संरक्षण में, अन्यथा वह अवश्य हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति का ग्रास बन जाएगा। वास्तव में बख्तावर सिंह की दशा अत्यंत करुण थी। वह अपनी चतुराई से जिह्वा की भांति दांतों के बीच में पड़े हुए अपना काम किए जाते थे। यूं तो वह स्वभाव के अक्खड़ थे, अपना काम निकालने के लिए रता और मृदुलताशील और विनय का आवाहन करते रहते थे। इससे उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती थी और वह शत्रुओं को उनकी ओर से और भी सशंक बना देती थी। बादशाह ने एक अंग्रेज मुसाहब से पूछा, तुमको मालूम है मैं तुम्हारी कितनी खातिर करता हूँ। मेरी सल्तनत में किसी की मजाल नहीं कि वह किसी अंग्रेज को कड़ी निगाहों से देख सके। अंग्रेज मुसाहब ने सिर झुकाकर कहा, हम हुजूर की इस मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकते। बा इमामहू सैन की कसम, अगर यहाँ कोई आदमी तुम्हें तकलीफ दे तो मैं उसे फौरन जिंदा दीवार में चुनवा दूं। बादशाह की आदत थी कि वह बहुधा अपनी अंग्रेजी टोपी हाथ में लेकर उसे उंगली पर नचाने लगते थे। रोज रोज नचाते नचाते पी में उंगली का घर हो गया था। इस समय जो उन्होंने टोपी उठाकर उंगली पर रखी तो टोपी में छेद हो गया। बादशाह का ध्यान अंग्रेजों की तरफ था। बख्तावर सिंह बादशाह के मुंह से ऐसी बात सुनकर कबाब हुए जाते थे। कथन में कितनी खुशामद, कितनी नीचता और अवध की प्रजा तथा राजों का कितना अपमान था। और लोग तो टोपी का छिद्र देखकर हंसने लगे, पर राजा बख्तावर सिंह के मुंह से अनायास निकल गया, हुजूर ताज में सुराख हो गया।
जा साहब के शत्रुओं ने तुरंत कानों पर उंगलियां रख ली। बादशाह को भी ऐसा मालूम हुआ कि राजा ने मुझ पर व्यंग्य किया। उनके तेवर बदल गए। अंग्रेजों और अन्य सभासदों ने इस प्रकार कानाफूसी शुरू की जैसे कोई महा अनर्थ हो गया। राजा साहब के मुंह से अनर्गल शब्द अवश्य निकले, इसमें कोई संदेह नहीं था। संभव है उन्होंने जानबूझकर व्यंग्य न किया हो, उनके डरखी हृदय ने साधारण चेतावनी को यह तीव्र रूप दे दिया, पर बात बिगड़ जरूर गई थी। अब उनके शत्रु उन्हें कुचलने के ऐसे सुंदर अवसर को हाथ से क्यों जाने देते। राजा साहब ने सभा का यह रंग देखा तो खून सर्द हो गया। समझ गए आज शत्रुओं के पंजे में फंस गया, और ऐसा बुरा फंसा कि भगवान ही निकाले तो निकल सकता हूँ। बादशाह ने कोतवाल से लाल आंखें करके कहा, इस नमकहराम को कैद कर लो और इसी वक्त इसका सिर उड़ा दो। इसे मालूम हो जाए कि बादशाहों से बेअदबी करने का क्या नतीजा होता है। कोतवाल को सहसा जनरल पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत न पड़ी। रोशनुद्दौला ने उससे इशारे से कहा, खड़े सोचते क्या हो, पकड़ लो, नहीं तो तुम भी इसी आग में जल जाओगे। तब कोतवाल ने आगे बढ़कर बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक क्षण में उनकी मुश्कें कस दी गई। लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर कत्ल करने ले चले। बादशाह ने मुसाहबों से कहा, मैं भी वहीं चलता हूँ, जरा देखूंगा कि नमकहरामों की लाश क्यों कर तड़पती है। कितनी घोर पशुता थी। यही प्राण जरा देर पहले बादशाह का विश्वास पात्र था। एकाएक बादशाह ने कहा, पहले इस नमकहराम की खिलत उतार लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी खिलत की बेइज्जती हो। किसकी मजाल थी जो जरा भी जबान हिला सके। सिपाहियों ने राजा साहब के वस्त्र उतारने शुरू किए। दुर्भाग्यवश उनके एक जेब से पिस्तौल निकल आई। उसकी दोनों नालियां भरी हुई थी। पिस्तौल देखते ही बादशाह की आंखों से चिनगारियां निकलने लगी। बोले, कसम है हजरत इमाम हुसैन की, अब इसकी जांबख्शी नहीं करूंगा। मेरे साथ भरी हुई पिस्तौल की क्या जरूरत। जरूर इसकी नीयत में फितूर था। अब मैं इसे कुत्तों से नुचवाऊंगा। मुसाहबों की तरफ देखकर देखा, तुम लोगों ने इसकी नीयत। मैं अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए था। आप लोगों के ख्याल में इसके पास भरी हुई पिस्तौल का निकलना क्या माने रखता है। अंग्रेजों को केवल राजा साहब को नीचा दिखाना मंजूर था। वे उन्हें अपना मित्र बनाकर जितना काम निकाल सकते थे उतना उनके मारे जाने से नहीं। इसी से एक अंग्रेज मुसाहब ने कहा, मुझे तो इसमें कोई गैरमुनासिब बात नहीं मालूम होती। जनरल आपका बॉडीगार्ड रक्षक है, उसे हमेशा हथियारबंद रहना चाहिए, खासकर जब आपकी खिदमत में हो। नहीं मालूम किस वक्त इसकी जरूरत आ पड़े। दूसरे अंग्रेज मुसाहबों ने भी इस विचार की पुष्टि की। बादशाह के क्रोध की ज्वाला कुछ शांत हुई। अगर यही बातें किसी हिंदुस्तानी मुसाहब की जबान से निकली होती तो उसकी जान की खैरियत न थी। कदाचित अंग्रेजों को अपनी न्यायपरकता का नमूना दिखाने ही के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया था। बोले, कसम हजरत इमाम की, तुम सबके सब शेर के मुंह से उसका शिकार छीनना चाहते हो। पर मैं एक न मानूंगा, बुलाओ कप्तान साहब को। मैं उनसे यही सवाल करता हूँ। अगर उन्होंने भी तुम लोगों के ख्याल की तायद की तो इसकी जान न लूंगा, और अगर उनकी राय इसके खिलाफ हुई तो इस मक्कार को इसी वक्त जहनुम भेज दूंगा। मगर खबरदार कोई उनकी तरफ किसी तरह का इशारा न करे, वरना मैं जरा भी रू रियायत न करूंगा। सबके सब सिर झुकाए बैठे रहें। कप्तान साहब थे तो राजा साहब के आहदे पर इन दिनों बादशाहों की उन पर विशेष कृपा थी। वह उन सच्चे राजभक्तों में थे जो अपने को राजा का नहीं राज्य का सेवक समझते हैं। वह दरबार से अलग रहते थे। बादशाह उनके कामों से बहुत संतुष्ट थे। एक आदमी तुरंत कप्तान साहब को बुला लाया। राज साहब की जान उनकी मुट्ठी में थी। रोशनुद्दौला को छोड़कर ऐसा शायद एक व्यक्ति भी न था जिसका हृदय आशा और निराशा से न धड़क रहा हो। सब मन में भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कप्तान साहब किसी तरह से इस समस्या को समझ जाएं। कप्तान साहब आए और उड़ती हुई दृष्टि से सभा की ओर देखा। सभी की आंखें नीचे झुकी हुई थी। वह कुछ अनिश्चित भाव से सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, मेरे मुसाहबों को अपनी जेब में भरी हुई पिस्तौल रखना मुनासिब है या नहीं। दरबारियों की नीरवता, उनके आशंकित चेहरे और उनकी चिंतायुक्त अधीरता देखकर कप्तान साहब को वर्तमान समस्या की कुछ टोह मिल गई। वह निर्भीक भाव से बोले, हुजूर, मेरे ख्याल में तो यह उनका फर्ज है। बादशाह के दोस्त दुश्मन सभी होते हैं। अगर मुसाहब लोग उनकी रक्षा का भार न लेंगे तो कौन लेगा। उन्हें सिर्फ पिस्तौल ही नहीं और भी छिपे हुए हथियारों से लैस रहना चाहिए। न जाने कब हथियारों की जरूरत आ पड़े तो वह इन वक्त पर कहां दौड़ते फिरेंगे। राजा साहब के जीवन के दिन बाकी थे। बादशाह ने निराश होकर कहा, रोशन, इसे कत्ल मत करना, काल कोठरी में कैद कर दो। मुझसे पूछे बगैर इसे दाना पानी कुछ न दिया जाए।
जाकर इसके घर का सारा माल असबाब जब्त कर लो और सारे खानदान को जेल में बंद कर दो। इसके मकान की दीवारें जमींदोज करा देना। घर में एक फूटी हांडी भी न रहने पाए। इससे तो यही कहीं अच्छा था कि राजा साहब ही की जान जाती। खानदान की बेइज्जती तो न होती, महिलाओं का अपमान तो न होता, दरिद्रता की चोटें तो न सहनी पड़ती। विकार को निकलने का मार्ग नहीं मिलता तो वह सारे शरीर में फैल जाता है। राजा के प्राण तो बचे पर सारे खानदान को विपत्ति में डालकर रोशनुद्दौला को मुंहमांगी मुराद मिली। उसकी ईर्ष्या कभी इतनी संतुष्ट न हुई थी। वह मगन था कि आज वह कांटा निकल गया जो बरसों से हृदय में चुभा हुआ था। आज हिंदू राज्य का अंत हुआ। अब मेरा सिक्का चलेगा। अब मैं समस्त राज्य का विधाता हूँगा। संध्या से पहले ही राजा साहब की सारी स्थावर और जंगम संपत्ति कुर्क हो गई। वृद्ध माता पिता, सुकोमल रमणियां, छोटे छोटे बालक सबके सब जेल में कैद कर दिए गए। कितनी करुण दशा थी। वे महिलाएं जिन पर कभी देवताओं की भी निगाह न पड़ी थी, खुले मुंह नंगे पैर पांव घसीटती शहर की भरी हुई सड़कों और गलियों से होती हुई सिर झुकाए शोक चित्रों की भांति जेल की तरफ चली जाती थी। सशस्त्र सिपाहियों का एक बड़ा दल साथ था। जिस पुरुष के एक इशारे पर कई घंटे पहले सारे शहर में हलचल मच जाती, उसी के खानदान की यह दुर्दशा। राजा बख्तावर सिंह को बंदी गृह में रहते हुए एक माह सा बीत गया। वहां उन्हें सभी प्रकार के कष्ट दिए जाते थे। यहाँ तक कि भोजन भी यथासमय न मिलता था। उनके परिवार को भी असह्य यातनाएं दी जाती थी। लेकिन राजा साहब को बंदी गृह में एक प्रकार की शांति का अनुभव होता था। वहां प्रति क्षण यह खटका तो न रहता था कि बादशाह मेरी किसी बात से नाराज न हो जाया, मुसाहब लोग कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं जितना कि मानसिक कष्टों का। यहाँ सब तकलीफें थीं पर सिर पर तलवार तो नहीं लटक रही थी। उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब चाहे बादशाह मुझे मुक्त भी कर दे, मगर मैं राजकाज से अलग ही रहूंगा। इस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है, कोई माँ नवी शक्ति उसे विनाश दिशा में लीन होने से नहीं रोक सकती। ये उसी पतन के लक्षण हैं। नहीं तो क्या मेरी राजभक्ति का यही पुरस्कार मिलना चाहिए था। मैंने अब तक कितनी कठिनाइयों से राज्य की रक्षा की है, यह भगवान ही जानते हैं। एक ओर तो बादशाह की निरंकुशता, दूसरी ओर बलवान और युक्ति संपन्न शत्रुओं की कूटनीति, इस शिला और भंवर के बीच में राज्य की नौक को चलाते रहना कितना कष्टसाध्य था। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिस दिन मेरा चित्त प्राण शंका से आंदोलित न हुआ हो। इस सेवा भक्ति और तल्लीनता का यह पुरस्कार है। मेरे मुख से व्यंग्य शब्द अवश्य निकले, लेकिन उनके लिए इतना कठोर दंड, इससे तो यह कहीं अच्छा था कि मैं कत्ल कर दिया गया होता। अपनी आंखों से अपने परिवार की यह दुर्गति तो न देखता। सुनता हूँ पिताजी को सोने के लिए चटाई नहीं दी गई है। न जाने स्त्रियों पर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे होंगे। लेकिन इतना जानता हूँ कि प्यारी सुखदा अंत तक अपने सतीत्व की रक्षा करेगी, अन्यथा प्राण त्याग देगी। मुझे बेड़ियों की परवाह नहीं, पर सुनता हूँ लड़कों के पैरों में भी बेड़ियां डाली गई हैं। यह सब इसी कुटिल रोशनुद्दौला की शरारत है। जिसका जी चाहे इस समय सता ले कुचल ले, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। भगवान से यही प्रार्थना है कि अब संसार से उठा ले। मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना था कर चुका और उसका खूब फल पा चुका। मेरे जैसे आदमी के लिए संसार में स्थान नहीं है। राजा इन्हीं विचारों में डूबे थे। सहसा उन्हें अपनी काल कोठरी की ओर किसी के आने की आहट मिली। रात बहुत जा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस अंधकार में सन्नाटे में किसी के पैरों की चाप स्पष्ट सुनाई देती थी। कोई बहुत पांव दबा दबा कर चला आ रहा था। राजा साहब का कलेजा धक धक करने लगा। वह उठकर खड़े हो गए। हम निशस्त्र और प्रतिकार के लिए असमर्थ होने पर भी बैठे बैठे वार का निशाना नहीं बनना चाहते। खड़े हो जाना आत्मरक्षा का अंतिम प्रयत्न है। कोठरी में ऐसी कोई वस्तु न थी जिससे वह अपनी रक्षा कर सकते। समझ गए अंतिम समय आ गया। शत्रुओं ने इस तरह मेरे प्राण लेने की ठानी है। अच्छा है जीवन के साथ इस विपत्ति का भी अंत हो जाएगा। एक क्षण में उनके सम्मुख एक आदमी आकर खड़ा हो गया। राजा साहब ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं हूं आपका सेवक। राजा, ओहो तुम हो कप्तान। मैं शंका में पड़ा हुआ था कि कहीं शत्रुओं ने मेरा वध करने के लिए कोई दूत न भेजा हो। कप्तान, शत्रुओं ने कुछ और ही ठानी है। आज बादशाह सलामत की जान बचती नहीं नजर आती। राजा, अरे यह क्यों कर? कप्तान, जब से आपको यहाँ नजरबंद किया गया है सारे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। स्वार्थी कर्मचारियों ने लूट मचा रखी है। अंग्रेजों की खुदाई फिर रही है। जो जी में आता है करते हैं, किसी की मजाल नहीं कि चूं कर सके। इस एक महीने में शहर के सैकड़ों बड़े बड़े रईस मिट गए।
रोशनुद्दौला की बादशाही है। बाजारों का भाव चढ़ता जाता है। बाहर से व्यापारी लोग डर के मारे कोई चीज ही नहीं लाते। दुकानदारों से मनमानी रकमें महसूल के नाम पर वसूल की जा रही हैं। गल्ले का भाव इतना चढ़ गया है कि कितने ही घरों में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती। सिपाहियों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। वे जाकर दुकानदारों को लूटते हैं। सारे राज्य में बदअमनी हो रही है। मैंने कई बार यह कैफियत बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर वह यह तो कह देते हैं कि मैं इसकी तहकीकात करूंगा और फिर बेखबर हो जाते हैं। आज शहर के बहुत से दुकानदार फरियाद लेकर आए थे कि हमारे हाल पर निगाह न की गई तो हम शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। क्रिस्तानों ने उनको सख्त कहा धमकाया, लेकिन उन्होंने जब तक अपनी सारी मुसीबत न बयान कर ली वहां से न हटे। आखिर बादशाह सलामत ने उनको दिलासा दिया तो चले गए। राजा बादशाह पर इतना असर हुआ, मुझे तो यही ताज्जुब है। कप्तान असर वसर कुछ नहीं हुआ। यह भी उनकी एक दिल लगी है। शाम को खास मुसाहबों को बुलाकर हुक्म दिया है कि आज मैं भेष बदलकर शहर का गश्त करूंगा, तुम लोग भी भेष बदले हुए मेरे साथ रहना। मैं देखना चाहता हूं कि रियाया क्यों इतनी घबराई हुई है। सब लोग मुझसे दूर रहे, किसी को न मालूम हो कि मैं कौन हूं। रोशनुद्दौला और 5 अंग्रेज मुसाहिब साथ रहेंगे। राजा, तुम्हें क्यों कर यह बात मालूम हो गई? कप्तान, मैंने उसी अंग्रेज हज्जाम को मिला रखा है। दरबार में जो कुछ होता है उसका पता मुझे मिल जाता है। उसी की सिफारिश से आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। घड़ियाल में 10 बजते हैं, 11 बजे चलने की तैयारी है। 12 बजते बजते लखनऊ का तख्त खाली हो जाएगा। राजा घबरा कर, क्या इन सबों ने उन्हें कत्ल करने की साजिश कर रखी है? कप्तान जी, नहीं, कत्ल करने से उनका मंशा पूरा न होगा। बादशाह को बाजार की सैर कराते हुए गोमती की तरफ ले जाएंगे। वहां अंग्रेज सिपाहियों का एक दस्ता तैयार रहेगा। वह बादशाह को फौरन एक गाड़ी में बिठाकर रेजिडेंसी में ले जाएगा। वहां रेजिडेंट साहब बादशाह सलामत को सल्तनत से इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे। उसी वक्त उनसे इस्तीफा लिखा लिया जाएगा और इसके बाद रातों रात उन्हें कलकत्ते भेज दिया जाएगा। राजा बड़ा गजब हो गया। अब तो वक्त बहुत कम है, बादशाह सलामत निकल पड़े होंगे। कप्तान, गजब क्या हो गया, इनकी जात से किसे आराम था? दूसरी हुकूमत चाहे कितनी ही खराब हो, इससे अच्छी ही होगी। राजा, अंग्रेजों की हुकूमत होगी। कप्तान, अंग्रेज इनसे कहीं बेहतर इंतजाम करेंगे। राजा करुण स्वर से, कप्तान, ईश्वर के लिए ऐसी बातें न करो। तुमने मुझसे जरा देर पहले क्यों न यह कैफियत बयान की? कप्तान, आश्चर्य से, आपके साथ तो बादशाह ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। राजा, मेरे साथ कितना ही बुरा सलूक किया हो, लेकिन एक राज्य की कीमत एक आदमी या एक खानदान की जान से कहीं ज्यादा होती है। तुम मेरे पैरों की बेड़ियां खुलवा सकते हो। कप्तान, सारे अवध राज्य में एक भी ऐसा आदमी न निकलेगा जो बादशाह को सच्चे दिल से दुआ देता हो। दुनिया उनके जुल्म से तंग आ गई है। राजा, मैं अपनों के जुल्म को गैरों की बंदगी से कहीं बेहतर ख्याल करता हूँ। बादशाह की यह हालत गैरों ही के भरोसे पर हुई है। वह इसीलिए किसी की परवाह नहीं करते कि अंग्रेजों की मदद का यकीन है। मैं इन फिरंगियों की चालों को गौर से देखता आया हूँ। बादशाह के मिजाज को उन्होंने बिगाड़ा है। उनका मंशा यही था जो हुआ। रियाया के दिल से बादशाह की इज्जत और मोहब्बत उठ गई। आज सारा मुल्क बगावत करने पर आमादा है। ये लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वह जानते हैं कि बादशाह की माजुली गद्दी से हटाए जाने पर एक आदमी भी आंसू न बहावेगा। लेकिन मैं जताए देता हूं कि अगर इस वक्त तुमने बादशाह को दुश्मनों के हाथों से न बचाया तो तुम हमेशा के लिए अपने ही वतन में गुलामी की जंजीरों में बंध जाओगे। किसी गैर कौम के चाकर बनकर अगर तुम्हें आफियत शांति भी मिली तो वह आफियत न होगी, मौत होगी। गैरों के बेरहम पैरों के नीचे पड़कर तुम हाथ भी न हिला सकोगे और यह उम्मीद कि कभी हमारे मुल्क में आईनी सल्तनत वैध शासन कायम होगी हसरत का दाग बनकर रह जाएगी। नहीं, मुझ में अभी मुल्क की मोहब्बत बाक है। मैं अभी इतना बेजान नहीं हुआ हूँ। मैं इतनी आसानी से सल्तनत को हाथ से न जाने दूंगा, अपने को इतने सस्ते दामों गैर के हाथों न बेचूंगा, मुल्क की इज्जत को न मिटने दूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्या न जाए। कुछ और नहीं कर सकता तो अपनी जान तो दे ही सकता हूँ। मेरी बेड़ियां खोल दो। कप्तान, मैं आपका खादिम हूँ, मगर मुझे यह मजाज नहीं है। राजा जोश में आकर, जालिम, यह इन बातों का वक्त नहीं है। एक एक पल हम तबाही की तरफ लिए जा रहा है। खोल दे ये बेड़ियां। जिस घर में आग लगी है उसके आदमी खुदा को नहीं याद करते, कुएं की तरफ दौड़ते हैं। कप्तान, आप मेरे मुहसिन हैं। आपके हुक्म से मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन राजा, जल्दी करो, जल्दी करो, अपनी तलवार मुझे दे दो।
अब इन तकल्लुफ की बातों का मौका नहीं है। कप्तान साहब निरुत्तर हो गए। सजीव उत्साह में बड़ी संक्रामक शक्ति होती है। यद्यपि राजा साहब के नीतिपूर्ण वार्तालाप ने उन्हें माकूल नहीं किया, तथापि वह अनिवार्य रूप से उनकी बेड़ियां खोलने पर तत्पर हो गए। उसी वक्त जेल के दारोगा को बुलाकर कहा, साहब ने हुक्म दिया है कि राजा साहब को फौरन आज़ाद कर दिया जाए। इसमें एक पल की भी ताखीर विलंब हुई तो तुम्हारे हक में अच्छा न होगा। दारोगा को मालूम था कि कप्तान साहब और में गाड़ी मैत्री है। अगर साहब नाराज हो जाएंगे तो रोशनुद्दौला की कोई सिफारिश मेरी रक्षा न कर सकेगी। उसने राजा साहब की बेड़ियां खोल दी। राजा साहब जब तलवार हाथ में लेकर जेल से निकले तो उनका हृदय राज्य भक्ति की तरंगों से आंदोलित हो रहा था। उसी वक्त घड़ियाल ने 11 बजाए। 2 आधी रात का समय था, मगर लखनऊ की तंग गली यूं में खूब चहल पहल थी। ऐसा मालूम होता था कि अभी 9 बजे होंगे। सराफे में सबसे ज्यादा रौनक थी, मगर आश्चर्य यह था कि किसी दुकान पर जवाहरात या गहने नहीं दिखाई देते थे। केवल आदमियों के आने जाने की भीड़ थी। जिसे देखो पांचों शस्त्रों से सुसज्जित मूंछें खड़ी किए ऐंठता हुआ चला जाता था। बाजार के मामूली दुकानदार भी निशस्त्र न थे। सहसा एक आदमी भारी साफा बांधे पैर की घुटनियों तक नीची कबा पहने कमर में पटका बांधे आकर एक सराफ की दुकान पर खड़ा हो गया। जान पड़ता था कोई ईरानी सौदागर है। उन दिनों ईरान के व्यापारी लखनऊ में बहुत आते जाते थे। इस समय ऐसे आदमी का आ जाना असाधारण बात न थी। सराफ का नाम माधोदास था। बोला, कहिए मीर साहब कुछ दिखाऊं। सौदागर, सोने का क्या निरख है। माधो सौदागर के कान के पास मुंह ले जाकर, निरख की कुछ न पूछिए। आज करीब 1 महीना से बाजार का निरख बिगड़ा हुआ है। माल बाजार में आता ही नहीं। लोग दबाए हुए हैं। बाजार में खौफ के मारे नहीं लाते। अगर आपको ज्यादा माल की दरकार हो तो मेरे साथ गरीब खाने तक तकलीफ कीजिए। जैसा माल चाहिए लीजिए। निरख मुनासिब ही होगा, इसका इत्मीनान रखिए। सौदागर, आजकल बाजार का निरख क्यों बिगड़ा हुआ है। माधो, क्या आप हाल ही में वारिद हुए हैं। सौदागर, हाँ मैं आज ही आया हूँ। कहीं पहले की सी रौनक नहीं नजर आती। कपड़े का बाजार भी सुस्त था। ढाके का एक कीमती थान बहुत तलाश करने पर भी न मिला। माधो, इसके बड़े किस्से हैं, कुछ ऐसा ही मामला है। सौदागर, डाकुओं का जोर तो नहीं है। पहले तो यहाँ इस किस्म की वारदातें न होती थी। माधो, अब वह कैफियत नहीं है। दिनदहाड़े डाके पड़ते हैं। उन्हें कोतवाल क्या बादशाह सलामत भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब और क्या कहूँ। दीवार के भी कान होते हैं। कहीं कोई सुन ले तो लेने के देने पड़ जाया। सौदागर, सेठ जी आप तो पहेलियां बुझवाने लगे। मैं परदेसी आदमी हूँ, यहाँ किससे कहने जा। आखिर बात क्या है, बाजार क्यों इतना बिगड़ा हुआ है। नास की मंडी की तरफ गया था। सन्नाटा छाया हुआ है। मोटी जिन्स भी दूने दामों पर बिक रही थी। माधो इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर, 1 महीना हुआ रोशनुद दौला के हाथ में सियाह सफेद का अख्तियार आ गया है। यह सब उन्हीं की बदइंतजामी का फल है। उनके पहले राजा बख्तावर सिंह हमारे मालिक थे। उनके वक्त में किसी की मजाल न थी कि व्यापारियों को टेढ़ी आंख से देख सके। नकारोप सभी पर छाया हुआ था। फिरंगियों पर उनकी कड़ी निगाह रहती थी। हुक्म था कि कोई फिरंगी बाजार में आवे तो थाने का सिपाही उसकी देखभाल करता रहे। इसी वजह से फिरंगी उनसे जला करते थे। आखिर सबों ने रोशनुद्दौला को मिलाकर बख्तावर सिंह को बेकसूर कैद करा दिया। बस तब से बाजार में लूट मची हुई है। सरकारी अमले अलग लूटते हैं, फिरंगी अलग नोचते खसोटते हैं। जो चीज चाहते हैं उठा ले जाते हैं। दाम मांगो तो धमकियां देते हैं। शाही दरबार में फरियाद करो तो उल्टे सजा होती है। अभी हाल ही में हम सब मिलकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुए थे। पहले तो वह बहुत नाराज हुए, पर आखिर रहम आ गया। बादशाहों का मिजाज ही तो है। हमारी सब शिकायतें सुनी और तस्कीन दी कि हम तहकीकात करेंगे, मगर अभी तक वही लूट खसोट जारी है। इतने में 3 आदमी राजपूती ढंग की मिर्जई पहने आकर दुकान के सामने खड़े हो गए। माधोदास उनका रंग ढंग देखकर चौंका। शाह फौज के सिपाही बहुधा इसी सज धज से निकलते थे। तीनों आदमी सौदागर को देखकर ठिठके, पर उसने उन्हें कुछ ऐसी निगाहों से देखा कि तीनों आगे चले गए। तब सौदागर ने माधोदास से पूछा, इन्हें देखकर तुम क्यों चौंके। माधोदास ने कहा, ये फौज के सिपाही हैं। जब से राजा बख्तावर सिंह नजरबंद हुए हैं इन पर किसी की दाब ही नहीं रही। खुले सांड की तरह बाजारों में चक्कर लगाया करते हैं। सरकार से तलब मिलने का कुछ ठीक तो नहीं है। वाह, सनोच खसोट करके गुजर करते हैं। हाँ तो फिर अगर मर्जी हो तो मेरे साथ घर तक चलिए, आपको माल दिखाऊं। सौदागर, नहीं भाई, इस वक्त नहीं, सुबह आऊंगा।
देर हो गई है और मुझे भी यहाँ की हालत देखकर खौफ मालूम होने लगा है। यह कहकर सौदागर उसी तरफ चला गया जिधर वे तीनों राजपूत गए थे। थोड़ी देर में 3 आदमी और सराफे में आए। एक तो पंडितों की तरह नीची चपकन पहने हुए था, सिर पर गोल पगिया थी और कंधे पर जरी के काम का शाल। सके दोनों साथी खिदमतगारों के से कपड़े पहने हुए थे। तीनों इस तरह इधर उधर ताक रहे थे मानो किसी को खोज रहे हों। यूं ताकते हुए तीनों आगे चले गए। ईरानी सौदागर तीव्र नेत्रों से इधर उधर देखता हुआ 1 मील चला गया। वहां एक छोटा सा बाग था। एक पुरानी मस्जिद भी थी। सौदागर वहां ठहर गया। एकाएक तीनों राजपूत मस्जिद से बाहर निकल आए और बोले, हुजूर तो बहुत देर तक सराफ की दुकान पर बैठे रहे, क्या बातें हुई? सौदागर ने अब कुछ जवाब न दिया था कि पीछे से पंडित और उनके दोनों खिदमतगार भी आ पहुंचे। सौदागर ने पंडित को देखते ही भर्त्सनापूर्ण शब्दों में कहा, मियां रोशनुद्दौला, मुझे इस वक्त तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुत्तों से नुचवा दूं। नमकहराम कहीं का, दगाबाज, तूने मेरी सल्तनत को तबाह कर दिया। सारा शहर तेरे जुल्म का रोना रो रहा है। मुझे आज मालूम हुआ कि तूने क्यों राजा बख्तावर सिंह को कैद कराया। मेरिया, कल पर न जाने क्यों पत्थर पड़ गए थे कि मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। इस नमकहरामी की तुझे वह सजा दूंगा कि देखने वालों को भी ये बरत शिक्षा हो। रोशनुद्दौला ने निर्भीकता से उत्तर दिया, आप मेरे बादशाह है इसलिए आपका अदब करता हूँ, वरना इसी वक्त बदजबानी का मजा चखा देता। खुद आप तो महल में हसीनों के साथ ऐश किया करते हैं, दूसरों को क्या गरज पड़ी है कि सल्तनत की फिक्र से दुबले हों, खूब हम अपना खून जलाएं और आप जश्न मनाएं। ऐसे अहमक कहीं और रहते होंगे। बादशाह क्रोध से कांपते हुए, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस नमकहराम को अभी गोली मार दो। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और इसी वक्त जाकर इसकी सारी जायदाद जब्त कर लो। इसके खानदान का एक बच्चा भी जिंदा न रहने पाए। रोशन, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इस मुल्क और कौम के दुश्मन रैयत के कातिल और बदकार आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लो। यह इस काबिल नहीं कि ताज और तख्त का मालिक बने। इतना सुनते ही पांचों अंग्रेज मुसाहबों ने जो भेष बदले हुए साथ थे बादशाह के दोनों हाथ पकड़ लिए और खींचते हुए गोमती नदी की तरफ ले चले। तब बादशाह की आंखें खुली। समझ गए कि पहल ही से यह षड्यंत्र रचा गया था। इधर उधर देखा, कोई आदमी नहीं। शोर मचाना व्यर्थ था। बादशाही का नशा उतर गया। दुरवस्था ही वह परीक्षाग्नि है जो मुलम्मे और रोगन को उतारकर मनुष्य का यथार्थ रूप दिखा देती है। ऐसे ही अवसरों पर विदित होता है कि मानव हृदय पर कृत्रिम भावों का कितना गहरा रंग चढ़ा होता है। एक क्षण में बादशाह की उद्दंडता और घमंड ने दीनता और विनयशीलता का आश्रय लिया। बोले, मैंने तो आप लोगों की मर्जी का खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी यह सजा मिले। मैंने आप लोगों को हमेशा अपना दोस्त समझा है। रोशन, तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वह भी आपके फायदे ही के लिए कर रहे हैं। हम आपके सिर से सल्तनत का बोझ उतार कर आपको आज़ाद कर देंगे। तब आपके ऐश में खलल न पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर हसीनों के साथ जिंदगी की बहार लूटिएगा। बादशाह, तो क्या आप लोग मुझे तख्त से उतारना चाहते हैं? रोशन, नहीं, आपको बादशाही की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर देना चाहते हैं। बादशाह, हजरत इमाम की कसम, मैं यह जिल्लत न बर्दाश्त करूंगा। मैं अपने बुजुर्गों का नाम न डुबाऊंगा। रोशन, आपके बुजुर्गों के नाम की फिक्र हमें आपसे ज्यादा है। आपकी ऐश परस्ती बुजुर्गों का नाम रोशन नहीं कर रही है। बादशाह, दीनता से वादा करता हूं कि आइंदा से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका न दूंगा। रोशन, निशेबाजों के वादों पर कोई दीवाना ही यकीन कर सकता है। बादशाह, तुम मुझे जबरदस्ती तख्त से नहीं उतार सकते। रोशन, इन धमकियों की जरूरत नहीं। चुपचाप चले चलिए, आगे आपको सेजगाड़ी मिल जाएगी। हम आपको इज्जत के साथ रुखसत करेंगे। बादशाह, आप जानते हैं रियाया पर इसका क्या असर होगा। रोशन, खूब जानता हूँ। आपकी हिमायत में एक उंगली भी न उठेगी। कल सारी सल्तनत में घी के चिराग जलेंगे। इतनी देर में सब लोग उस स्थान पर आ पहुंचे जहां बादशाह को ले जाने के लिए सवारी तैयार खड़ी थी। लगभग 25 सशस्त्र गोरे सिपाही भी खड़े थे। बादशाह सेजगाड़ी को देखकर मचल गए। उनके रुधिर की गति तीव्र हो गई, भोग और विलास के नीचे दबी हुई मर्यादा सजग हो गई। उन्होंने जोर से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और नैराश्यपूर्ण दुस्साहस के साथ परिणा भय को त्याग कर उच्च स्वर से बोले, ए लखनऊ के बसने वालों, तुम्हारा बादशाह यहाँ दुश्मनों के हाथों कत्ल किया जा रहा है। उसे इनके हाथ से बचाओ, दौड़ो वरना पछताओगे। यह आर्त पुकार आकाश की नीरवता को चीरती हुई मती की लहरों में विलीन नहीं हुई बल्कि लखनऊ वालों के हृदयों में जा पहुंची।
राजा बख्तावर सिंह बंदी गृह से निकलकर नगर निवासियों को उत्तेजित करते और प्रतिक्षण रक्षाकारियों के दल को बढ़ाते बड़े वेग से दौड़े ले आ रहे थे। एक पल का विलंब भी षड्यंत्रकारियों के घातक विरोध को सफल कर सकता था। देखते देखते उनके साथ 2-3 हजार सशस्त्र मनुष्यों का दल हो गया था। यह सामूहिक शक्ति बादशाह का और लखनऊ राज्य का उद्धार कर सकती थी। समय सब कुछ था। बादशाह गोरी सेना के पंजे में फंस गए तो फिर समस्त लखनऊ भी उन्हें मुक्त न कर सकता था। राजा साहब ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, नैराश्य से दिल बैठा जाता था। विफल मनोरथ होने की का से उत्साह भंग हुआ जाता था। अब तक कहीं उन लोगों का पता नहीं। अवश्य हम देर में पहुंचे। विद्रोहियों ने अपना काम पूरा कर लिया। लखनऊ राज्य की स्वाधीनता सदा के लिए विसर्जित हो गई। ये लोग निराश होकर टना ही चाहते थे कि अचानक बादशाह का आर्तनाद सुनाई दिया। कई हजार कंठों से आकाश भेदी ध्वनि निकली, हुजूर को खुदा सलामत रखे। हम फिदा होने को आ पहुंचे। समस्त दल एक ही प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर वेगवती जल धारा की भांति घटनास्थल की ओर दौड़ा। अशक्त लोग भी सशक्त हो गए। पिछड़े हुए लोग आगे निकल जाना चाहते थे। आगे के लोग चाहते थे कि उड़कर जा पहुंचे। इन आदमियों की आहट पाते ही गोरों ने बंदूकें भरी और 25 बंदूकों की बाढ़ सर हो गई। रक्षाकारियों में कितने ही लोग गिर पड़े मगर कदम पीछे न हटे। वीर मद ने और भी मतवाला कर दिया। एक क्षण में दूसरी बाढ़ आई। कुछ लोग फिर वीर गति को प्राप्त हुए लेकिन कदम आगे बढ़ते ही गए। तीसरी बाढ़ छूटने ही वाली थी कि लोगों ने विद्रोहियों को पा लिया। गोरे भागे। जब लोग बादशाह के पास पहुंचे तो अद्भुत दृश्य देखा। बादशाह रोशनुद्दौला की छाती पर सवार थे। जब गोरे जान लेकर भागे तो बादशाह ने ही सनरपिशाच को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक भूमि पर गिराकर उसकी छाती पर बैठ गए। अगर उनके हाथों में हथियार होता तो इस वक्त रोशन की लाश तड़फती हुई दिखाई देती। राजा बख्तावर सिंह आगे बढ़कर बादशाह को आदाब बजा लोगों की जय ध्वनि से आकाश हिल उठा। कोई बादशाह के पैरों को चूमता था, कोई उन्हें आशीर्वाद देता था और रोशनुद्दौला का शरीर तो लातों और घूसों का लक्ष्य बना हुआ था। कुछ बिगड़े दिल ऐसे भी थे जो उसके मुंह पर थूकने में भी संकोच न करते थे। प्रातःकाल था। लखनऊ में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। बादशाही महल के सामने लाखों आदमी जमा थे। सब लोग बादशाह को यथायोग्य नजर देने आए थे। जगह जगह गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। शाही नौबतखाने में नौबत बज रही थी। दरबार सजा। बादशाह हीरे और जवाहर से जगमगाते रत्नजटित आभूषणों से सजे हुए सिंहासन पर बिराजे। रईसों और अमीरों से नजरें गुजारी। कविजनों ने कसीदे पढ़े। एकाएक बादशाह ने पूछा, राजा बख्तावर सिंह कहाँ हैं? कप्तान ने जवाब दिया, कैदखाने में। बादशाह ने उसी वक्त कई कर्मचारियों को भेजा कि राजा साहब को जेलखाने से इज्जत के साथ लाएं। जब थोड़ी देर के बाद राजा ने आकर बादशाह को सलाम किया तो वे तख्त से उतरकर उनसे गले मिले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठाया। फिर दरबार में खड़े होकर उनकी सुकीर्ति और राजभक्ति की प्रशंसा करने के उपरांत अपने ही हाथों से उन्हें खिलत पहनाई। राजा साहब के कुटुंब के प्राणी आदर और सम्मान के साथ विदा किए गए। अंत को जब दोपहर के समय दरबार बर्खास्त होने लगा तो बादशाह ने राजा साहब से कहा, आपने मुझ पर और मेरी सल्तनत पर जो एहसान किया है उसका ला पुरस्कार देना मेरे इम्कान से बाहर है। मेरी आपसे यही इल्तिजा अनुरोध है कि आप वज्रत का कलमदान अपने हाथ में लीजिए और सल्तनत का जिस तरह मुनासिब समझिए इंतजाम कीजिए। मैं आपके किसी काम में दखल न दूंगा। मुझे एक गोशे में पड़ा रहने दीजिए। नमकहराम रोशन को भी मैं आपके सुपुर्द किए देता हूँ। आप इसे जो सजा चाहे दें। मैं इसे कब का जहनुम भेज चुका होता, पर यह समझ कर कि यह आपका शिकार है इसे छोड़े हुए हूँ। लेकिन बख्तावर सिंह बादशाह के उच्छृंखल स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वह जानते थे बादशाह की ये सदिच्छाएं थोड़े ही दिनों की मेहमान हैं। मानव चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन बहुत कम हुआ करते हैं। 2-4 महीने में दरबार का फिर वही रंग हो जाएगा, इसलिए मेरा तटस्थ रहना ही अच्छा है। राज्य के प्रति मेरा जो कुछ कर्तव्य था वह मैंने पूरा कर दिया। मैं दरबार में रहकर कदापि नहीं कर सकता। हितैषी मित्र का जितना सम्मान हो है, स्वामिभक्त सेवक का उतना नहीं हो सकता। वह विनीत भाव से बोले, हुजूर मुझे इस ओहदे से मुआफ रखें। मैं यूं ही आपका खादिम हूँ। इस मनसब पर किसी लायक आदमी को माशूर फरमाए, नियुक्त कीजिए। मैं अखर राजपूत हूँ, मुल्की इंतजाम करना क्या जानूं। बादशाह मुझे तो आपसे ज्यादा लायक और वफादार आदमी नजर नहीं आता। मगर राजा साहब उनकी बातों में न आए। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने उन्हें ज्यादा न दबाया। क्षण भर बाद जब
शनुद्दौला को सजा देने का प्रश्न उठा तब दोनों आदमियों में इतना मतभेद हुआ कि वाद विवाद की नौबत आ गई। बादशाह आग्रह करते थे कि इसे कुत्तों से नुचवा दिया जाए। राजा साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि इसे जान से न मारा जाए, केवल नजरबंद कर दिया जाए। अंत में बादशाह ने क्रुद्ध होकर कहा, यह एक दिन आपको जरूर दगा देगा। राजा, इस खौफ से मैं इसकी जान न लूंगा। बादशाह, तो जनाब आप चाहें इसे मुआफ कर दे, मैं कभी मुआफ नहीं कर सकता। राजा, आपने तो इसे मेरे सुपुर्द कर दिया था, दी हुई चीज को आप वापस कैसे लेंगे? बादशाह ने कहा, तुमने मेरे निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं रखा। रोशनुद्दौला की जान बच गई। वजारत का पद कप्तान साहब को मिला। मगर सबसे विचित्र बात यह थी कि रेजिडेंट ने इस षड्यंत्र से पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट की और साफ लिख दिया कि बादशाह सलामत अपने अंग्रेज मुसाहबों को जो सजा चाहे दे, कोई आपत्ति न होगी। मैं उन्हें पाता तो वयम बादशाह की खिदमत में भेज देता, लेकिन पांचों महानुभावों में से एक का भी पता न चला। शायद वे सबके सब रातों रात कलकत्ते भाग गए। इतिहास में उक्त घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन किंवदंतियां जो इतिहास से अधिक विश्वसनीय हैं उसकी सत्यता की साक्षी हैं।